बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल जोरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, पीटीआई का जलसा लाहौर में हुआ, आप उस जलसे को क्या कोई उनकी सक्सेस देख रहे हैं या जलसा जो था वो उनकी फेलियर देखते हैं? आप क्या राय रखते हैं इस पर? लेकिन जलसे को तीन तरह से देखना चाहता हूं मैं। एक, क्या तहरीक इंसाफ के माजी के जलसों के ये बराबर था, छोटा था, बड़ा था? तो मेरे ख्याल जी। में तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कहेंगे कि जो माजी के उनके लाहौर में जलसे थे ये उनसे छोटा जलसा था, तादाद के लिहाज ओके। से। तो लिहाजा जब वो खुद कह रहे हैं कि ये उनके जो माजी के मीनार पाकिस्तान और हॉकी स्टेडियम के जलसे थे उनकी निस्बत छोटा जलसा था, तो फिर हम मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो अपने माजी के जलसों से इसको छोटा जलसा कह रहे थे तो छोटा जलसा था। तो सियासी तौर पे ठीक वो है। एक बड़ा क्राउड लाने में कामयाब नहीं हुए। माजी में उन्होंने जब भी लाहौर में जलसा किया है तो लाहौर से बाहर से लोग लाने में की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी, और इस बार वो पूरे पाकिस्तान से लोग ला रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि लाहौर से वो जलसा का नहीं भर सकते। इसीलिए लाहौर पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, कराची से, गिलगित से, हर जगह से लोग बुलाए जा रहे थे कि उन्हें अंदाजा था कि लाहौर के लोगों से ये जलसागाह नहीं भरी जा सकती। माजी में वो ऐसा नहीं करते थे। तो एक तो ये ठीक है। हमें सामने रखना चाहिए, जिसको तहरीक इंसाफ ने शायद खुद भी अंदाजा लगाया कि अहले लाहौर के सर पे सियासी जलसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए बैरूनी मदद की जरूरत है जो उन्हें पहले कभी नहीं रही थी। तो यहाँ तो सियासी तौर पर कमजोर हो गए हैं और अब लाहौर के अहले लाहौर के सर पे जलसा नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तादाद के लिहाज से तो छोटा जलसा था। खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी मानते हैं कि माजी के नाम में जलसा जलसा। अब देख लें कि इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों का फर्क देख लें। जो दर्जा हरारत, जो तकारीर का मोमेंटम इस्लामाबाद में था वो लाहौर में नहीं। लोग मुफाहमाना तकारीर कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया जा रहा था, दोस्ताना तकारीर थी। वो जो एस्टेब्लिशमेंट की ललकार थी इस्लामाबाद में वो लाहौर में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान सबको अंदाजा हुआ है कि वो इस्लामाबाद वाला दर्जा हरारत बरकरार नहीं रखा जा सकता। उसके नताइज हैं। देखिए ना, इस्लामाबाद में तो गिलगित के सीएम, वो एक्स सीएम खालिद खुर्शीद ललकार रहे थे, हम इमरान खान को जेल से निकाल लेंगे। अब लाहौर में तो नहीं कोई कह रहा था कि हम इमरान खान जो रिहा ना किया तो जेल से निकाल लेंगे। उन्हें समझ है कि ये बात करने का फायदा नहीं, नुकसान है। वरना इस्लामाबाद के जलसे का नारा था आप नहीं छोड़ेंगे हम्म। तो हम छुड़ा लेंगे, डयाला पहुंच जाएंगे। लाहौर में कोई नहीं कह रहा था डयाला चले जाएंगे, लाहौर में डयाला का जिक्र नहीं था। फिर इस्लामाबाद में सारी क्यादत मौजूद थी, लाहौर में सारी क्यादत गायब थी। असद कैसर, उमर यूब, शीख, खालिद खुर्शीद से लेकर जो मेन लीडरशिप थी वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थी। तो इस तरह जो इस्लामाबाद में तो सब नजर आ रहे थे और लाहौर में कोई नजर नहीं आ रहा था। शेर अफजल मरवत को कोरोना हो गया, उमर यूब बीमार हो गए, मियां असलम इकबाल भी अस्पताल दाखिल हो गए। तो मेरा मतलब है कि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उनकी, मियां असलम लेकिन इकबाल साहब। सबको कोई ना कोई मसला हो गया। उमर यूब, हम्म। असद कैसर, शेर अफजल मरवत, आप लीडरशिप को देखें, खालिद खुर्शीद, जो लोग इस्लामाबाद में गरज बरस रहे थे या जिनके इस्लामाबाद में बड़े चर्चे थे, वो सब के सब लाहौर में गायब थे। बड़ी क्यादत लाहौर में गायब थी। महमूद अचकजई साहब ने इस्लामाबाद में तकरीर की, लाहौर में वो आए ही नहीं। तो एक जो इत्तेहाद का तासुर था कि हमारे साथ अचकजई साहब हमारे सरबराह हैं इत्तेहाद के, वो भी नहीं थे। मौलाना के लोग भी नहीं थे। आप जमात इस्लामी एक बिल्कुल आइसोलेशन हमें नजर आई जो इस्लामाबाद में नहीं थी। अच्छा, ठीक इसके है। बाद आ जाते हैं कि इस्लामाबाद का जलसा आपने वक्त के बाद जारी रखा। उसके बाद हाँ। एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई। लाहौर का जलसा आपने पूरे 6 बजे बंद कर दिया। मैं ये नहीं मानता कि इंतजामिया आई और उसने बत्तियां बंद कर दी और साउंड सिस्टम बंद कर दिया। भैया आपके पास, आप कहते हैं हमारे पास 50,000 लोग थे, एस्टेब्लिशमेंट कहती है आपके पास 10,000 लोग थे। फर्क 10 और 50 के दरमियान है। मैं ये कहता हूँ जी 10,000 लोग भी हों तो पुलिस की जरूरत नहीं है कि साउंड सिस्टम और बिजली बंद कर दे। नीचे हाँ। 10,000 लोग मौजूद हों आपके साथ एहतजाजी तहरीक में, तो ऊपर किसी सिपाही की जरूरत है कि वो साउंड सिस्टम बंद कर दे? क्राउड, आपकी मर्जी से साउंड सिस्टम बंद हुआ, आपकी मर्जी से बिजली बंद हुई। ये हो ही नहीं सकता कि 10,000 15,000 लोगों का क्राउड मौजूद हो और 50 100 पुलिस वाले आके बिजली बंद कर दें, जनरेटर बंद कर दें, साउंड। ये मुमकिन नहीं है, ये आपकी मर्जी से हुआ।
फिर बिजली हम्म। बंद हुई, आप लोग खुद सारे स्टेज से उतर के चले गए। आप वहां खड़े रहते कि हम ये बिजली खोलेंगे, कारकुनों इस बिजली को चलाना है, जनरेटर ऑन करो। आप ऐसे भीगी बिल्ली की तरह स्टेज से उतर के भागे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और वो देखे ना, वो आपका दूल्हा जो बारात लेकर केपी से चला हुआ था, आप उसके बाराती थे, आपने उसका इंतजार ही नहीं किया। वो जब पहुंचा तो पंडाल वीरान था। कुर्सियों को सलाम किया उन्होंने। नहीं नहीं, मतलब पंडाल वीरान। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने 6:45 तकरीर कर दी। क्यों? बैरिस्टर ऐसे गौहर की एस्टेब्लिशमेंट से डन था ना कि हम 6 बजे बंद कर देंगे, तो उसने, वरना बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उन्होंने आखिरी तकरीर करनी है। उन्होंने क्यों गंडापुर से पहले तकरीर कर दी? पहुंचे नहीं ना वो भाई, पहुंचे नहीं थे वो, ये बताएं कि वो जो उनका ना पहुंचना था वो भी कोई डील का पार्ट तो नहीं था कहीं। जलसा गांव में आप 6-6 घंटे लोगों का इंतजार करते हैं। लीडर हाँ। 6 घंटे लेट भी आता है, तो जलसा गांव में जब लोग आ जाते हैं तो लोग अपने लीडर का इंतजार करते हैं। बैरिस्टर गौर हम्म। को गंडापुर का इंतजार करना चाहिए था, वहां खड़े होकर। पीछे हजारों लोग आपके आ रहे थे, वो लोग सुबह के चले हुए हैं, सवाबी, डेरा इस्माइल खां, पिशावर के, हर जगह से आप लोगों के लिए अपना तेल साड़ के आ रहे हैं। आप उनका इंतजार नहीं कर सकते, आप भाग गए हैं दुम ऐसे ही है। दबाकर। तो मेरे ख्याल में, मेरा मतलब, आप तो 6 बजे ऐसे भागे हैं, कहीं पर्चा हो गया तो मर जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ तो गंडापुर के खिलाफ साजिश हो गई है, मुझे ये लगता है। क्योंकि हम्म। गंडापुर बैरिस्टर गौहर की स्पेस ले रहे थे, गंडापुर इमरान खान के बाद नंबर 2 बन रहे थे, क्राउड पुलर बन रहे थे। तो गंडापुर के खिलाफ बड़ी साजिश हो गई है कि उन्हें लाहौर में जलसे से खिताब का मौका नहीं दिया। और ये इसमें इंतजामिया कसूरवार नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की मर्जी से हुआ है। इसमें सब तहरीक कुछ इंसाफ की मर्जी शामिल है। तो गंडापुर से पहले सब लोग, भाई जब स्टेज से क्यादत उतर गई तो लोग भी चले गए। अगर बैरिस्टर जाहिर है। कहते कि खड़े रहो, हम यहाँ खड़े हैं, तो लोग भी खड़े रहते कि गंडापुर का इंतजार करना है। जब बैरिस्टर गौर गाड़ी हम्म। में बैठे, हमाद अजहर गाड़ी में बैठे, सब गाड़ी में बैठे, उस्मान डार गाड़ी में बैठे, सलमान अकरम राजा गाड़ी में बैठे और निकल गए, इसीलिए भी इंतजार नहीं किया। जब वो आए तो खाली कुर्सियां थी। तो मेरे ख्याल में बड़े ही सवालात हैं लाहौर वाले जलसे की नाकामी की। एक नाकामी नहीं है, नाकामियों की एक तवील दास्तान है लाहौर के जलसे के हवाले से। और मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे ये जलसा एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए करवाया जाके तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत के गुब्बारे में से हवा निकाली जा सके। क्योंकि इससे बेहतर से जलसा ना ही करते। इस जलसे ने तो उनकी सारी ताकत को, मतलब अब तो हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि अगर हम कंटेनर ना भी लगाएं तो जलसा नाकाम हो सकता है। पहले तो ये था ना कि अगर कंटेनर लगेंगे तो रुकावटें हों तो जलसा नाकाम होगा। अब बगैर कंटेनर लगाए भी जलसा नाकाम हो सकता है। ये कंटेनर लगा के ना काम किया जाता है। जरूरी नहीं जलसा नाकाम करने के लिए। हम्म। तो मेरे ख्याल में लाहौर वाले जलसे की नाकामी के मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिन पर तहरीक इंसाफ के अंदर बात हो रही है, और उनमें यकीनन गंडापुर के खिलाफ साजिश है, उसमें सब कुछ है, और ये सब कुछ देखने की बात है। फिर तकारीर बहुत मुफाहमताना थी। मुझे तो हर एक के अंदर, हर एक का जो राग था वो अब मुफाहमत का राग बोल रहा था, हर एक के गले में थे। इस्लामाबाद में तो हर कोई आग बरसा रहा था, और यहाँ पे हर कोई हम्म। सुरीले गीत गा रहा था। तो फर्क आ गया बहुत इस्लामाबाद से लाहौर में। यानी आपको लगता है कि ये गंडापुर के साथ भी हैंड हुआ है, कोई मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई ऐसी डील नहीं थी कि जलसा अगर होएगा तो उनकी एब्सेंस उसमें जो है होनी चाहिए? ऐसा नहीं लगता आपको? गंडापुर के साथ हाथ हुआ है, वो लाहौर की बहुत हाइप बनाई गई थी। आपको पता है कि सीएम हाउस केपी में दंड बैठ के लगाने वाली वीडियोस जारी की जा रही थी। लाहौर आएंगे तो हाँ। ये कर देंगे, लाहौर आएंगे तो ये कर देंगे। बेचारे लाहौर पहुंच ही नहीं सके। लाहौर आए तो खाली मैदान, रड़ा मैदान, खाली कुर्सियां, बत्तियां गुल, उजाड़ बेयाबान। तो मेरा मतलब गंडापुर के साथ तो बहुत ज्यादती हो गई। हमें गंडापुर के साथ इज़हार अफसोस करना चाहिए। उसकी तहरीक इंसाफ ने गंडापुर के साथ जो किया है, ऐसा तो कोई सियासी दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गंडापुर के साथ कर दिया। ठीक हो गया सर। कल उनका एक वीडियो पे काम जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि अब जलसा जो है वो मियाँ वाली वो करने जा रहे हैं अगले इतवार। पहले तो ये बताएं क्या वो टाइम से पहुंच जाएंगे? हाँ, दूसरी बात ये है कि आप लाहौर और मियाँ वाली का फर्क समझें। मियाँ वाली हम्म। के जलसे की वो सियासी अहमियत नहीं है जो लाहौर के जलसे की सियासी अहमियत थी। ये ऐसी ऐसे ही है। आप समझें, जो इस्लामाबाद के जलसे की सियासी अहमियत थी वो लाहौर की नहीं है। जो लाहौर की अहमियत है वो मियाँ वाली की नहीं है। तो ये मियाँ वाली का जलसा लाहौर का रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आप मरियम के शहर हम्म। में आए और बेआबरू होकर चले गए। मतलब आप देखें, सियासी तौर पे तो मरियम नवाज ने
गंडापुर को उसके साथियों से ही शिकस्त दिलवा दी, खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं। मरियम नवाज ने एक बिल्कुल बयान भी ऐसी नहीं है। दिया। मरियम नवाज ने गंडापुर को शिकस्त देने के लिए तहरीक इंसाफ को ही इस्तेमाल किया और लाहौर से गंडापुर को बेआबरू होकर निकाला तहरीक इंसाफ की मदद से। बिल्कुल ऐसी है। ये मरियम नवाज की तो जीत हुई ना, जिसको आप चैलेंज कर रहे थे। उसने आपको लाहौर में तकरीर नहीं करने दी। आप कह रहे थे हम मरियम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मरियम के लाहौर में शहर में आप तकरीर करने की पोजीशन में नहीं थे। आप जब आए तो उजाड़ बेअबान था, तो आप तो मरियम नवाज से सियासी शिकस्त खा गए। बिल्कुल यूं ही हुआ है। और सर ये भी पीटीआई ने कॉल दी है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिली तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम होगी हम्म। और उस आईनी तरमीम में जो कुछ हुकूमत यहाँ चाहती है वो भी होगा। अब मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस का ऐलान वफाकी वजीर कानून ने भी किया है, बिलावल ने भी किया है। तो ये हम अगले यही होंगे। उनते हैं कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायज ईसा हो सकते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में एज चीफ जस्टिस मुझे नहीं लगता एक्सटेंशन लेंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता नहीं रोका जा सकता, मौलाना आए या ना आए। सियासत का जो खेल है वो अब इस तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मौलाना के बगैर भी 26वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। और मौलाना जो है वो 26वीं आईनी तरमीम रोकने की पोजीशन में नहीं है। जो स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखे हैं, जो नई कानून साजी है, उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को अपनी खोई हुई मखसूस नशिस्तें वापस मिल सकती हैं, जिसके बाद शायद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 की हासिल हो जाए और आईनी तरमीम हो जाए। इस पर काम हो रहा है। लिहाजा मैं ना ये तो कह रहा हूँ कि काजी फायद ईसा घर जा रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें तौसीह मिल रही है। लेकिन जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, एफसीसी, वफाकी आईनी अदालत, उसके पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये अब जब आईनी तरमीम सामने आएगी तो पता लगेगा। ठीक हो गया सर। खान साहब का आर्टिकल यरूशलेम पोस्ट में है, आपको क्या लगता है उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ? क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह यूएस कांग्रेस से करारदाद पास कराई तहरीक इंसाफ की लॉबिंग फर्म ने, जिस तरह यूएन के ऑब्जर्वेटरी से एक करारदाद तहरीक इंसाफ की लॉबिंग फर्म ने पास कराई, जिस तरह लंदन में को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और लॉबिंग फर्म ने उनके लिए काम कर रही है, जिस तरह ये चांसलर का इलेक्शन के लिए एक लॉबिंग फर्म पीटीआई ने हायर की हुई है जो इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन लड़ा रही है, तो इमरान पीटीआई और इमरान खान लॉबिंग फर्म्स तो हायर करते हैं। मुझे लगता है ये जो आर्टिकल्स छप रहे हैं इसराइली अखबारों में कि इमरान खान इसराइल के दोस्त हो सकते हैं, ये भी पीटीआई की ने जो लॉबिंग फर्में हायर की हैं वो छपवा रही हैं। हम्म। ये आर्टिकल्स पीटीआई की कंसेंट से, इमरान खान की कंसेंट से और उन लॉबिंग फर्मों के जरिए छपवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में और वेस्ट में कि अगर आप इमरान खान को इक़्तिदार में ले आएंगे तो पाकिस्तान और इसराइल के सफारती ताल्लुकात मुमकिन हो जाएंगे। बढ़ आप जाएंगे। देखिए ना, इस वक्त अरबों ने इसराइल को कबूल कर लिया है। सऊदी अरब के भी ताल्लुकात इसराइल के साथ नजर आ रहे हैं, तुर्की के हैं, मलेशिया के हैं। एक पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया और ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। और दुनिया और जो वेस्ट है, मगरिब है और इसराइल है, वो चाहता है कि पाकिस्तान भी उसको कबूल कर ले। पाकिस्तान में सियासी हालात ऐसे नहीं है कि कोई हुकूमत उसको कबूल कर ले। लेकिन इमरान खान अब वेस्ट को ये तासुर दे रहे हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये मानूं कि ये आर्टिकल्स इमरान खान की मर्जी के बगैर छप रहे हैं पीटीआई की, तो पीटीआई का सोशल मीडिया तो यरूशलेम पोस्ट की पतलून उतार दे। पीटीआई का सोशल मीडिया तो इसराइल के खिलाफ झंडे लगा लगा लोगों को पागल कर दे। पीटीआई का ऐसी है। सोशल मीडिया और इमरान खान खुद इस आर्टिकल की तरदीद करें कि मैं कभी इसराइल को कबूल नहीं करूंगा। लेकिन आपको क्या
पीटीआई के सोशल मीडिया से ये बात आई है कि वो कभी इसराइल को कबूल नहीं करेंगे? क्या इमरान खान ने ये ट्वीट किया है कि ये आर्टिकल झूठ का पलंदा है और मैं कभी इसराइल को कबूल नहीं करूंगा? उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो ये कैंपेन चला रहे हैं, और ये कैंपेन वेस्ट को ये तासुर देने के लिए है कि अगर उनको लाया जाए तो वेस्ट का वो ये काम कर सकते हैं, और वो वेस्ट के कहने पर इसराइल को तस्लीम करने का काम पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान कर सकता है। ये आर्टिकल्स मैं समझता हूं, देखिए अगर उनकी मर्जी के बगैर छप रहे हैं तो फिर तो वो इन अखबारात पर मुकदमा कर दें, वो हम्म। इसकी वजाहत करें, वो इसकी तरदीद करें, उमर यूब और बैरिस्टर गौहर इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, वो कौमी असेंबली में तकारीर करें कि ये झूठ का पलंदा हुकूमत छपवा रही है यरूशलेम पोस्ट में। लेकिन वो इस पर उनकी खामोशी नीम रजामंदी है, और मुझे लग रहा है कि जो लॉबिंग फर्म में हायर की गई हैं उन्होंने उनको ये समझाया है कि अगर वेस्ट की मजीद मदद हासिल करनी है पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, तो आपको ये वेस्ट को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि इमरान खान आकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और ये यकीन दिलाने के लिए वो इसराइली अखबारात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इसराइली अखबारात की बात को वेस्ट में देखा जाए कि इसराइल भी ये मानता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमें हम हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक तो इसराइल में लॉबिंग हो रही है और दूसरा वेस्ट में लॉबिंग हो रही है। ठीक हो गया सर। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल अराउंड हो रही है जिसमें आपको और मौलाना फजलुर रहमान को और बाकी जर्नलिस्ट को उनके साथ स्माइल एक्सचेंज करते हुए देखा जा सकता है। आपकी वो मीटिंग कैसी रही? कोई एक्सक्लूसिव न्यूज उस मीटिंग के हवाले से हो आपके पास तो जरूर बताएं। मैं समझता हूँ मुझे लगा मौलाना फजलुर रहमान साहब बंद गली में। देखिए हम्म। उनका दिल तहरीक इंसाफ के साथ नहीं लगता, ठीक है ना। वो केपी, उन्होंने खुद कहा कि हम केपी में अभी भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन में बैठे हैं, हम्म। और मरकज में तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में बैठे हैं। तो ये कोई सियासत तो ना हुई कि आप केपी में गंडापुर के खिलाफ हैं और मरकज में साथ हैं। इससे तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रही है, वो मरकज में इस्तेमाल कर रही है और केपी में उनको काटी जा रही है, काटी जा रही है। केपी में उनको स्पेस नहीं दे रही और मरकज में उनको इस्तेमाल कर रही है, और मौलाना इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जी। मौलाना इस ऐसी सूरत हाल में कितना अरसा रह सकते हैं? उन्हें हुकूमत से गिले हैं, नून से गिले हैं, इलेक्शन हारने का गिला है, लेकिन वो सब गिले अपनी जगह। लेकिन वो सियासत की जिस बंदगली में मुझे नजर आए, वो इस तरह उनके अंदर मौजूद है। लिहाजा वो किसी दिन कहते हैं कि आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो सकता है, किसी दिन कोई बात करते हैं। अभी ये यरूशलेम वाले पर भी उन्होंने फिर इमरान खान के खिलाफ बात की है। तो मुझे अभी लगता है कि वो काफी कंफ्यूजन का शिकार हैं, अभी वो कोई फैसला नहीं कर सके हैं, और ठीक है। जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, और जो जो कर पा रहे हैं वो करना नहीं चाहते। तो मुझे एक ऐसे मंझधार में मौलाना फजलुर रहमान नजर आए, जहां उनको अभी अपनी सियासी सिमत का तयन करना है, वो किसी वाज़ेह पॉलिसी के साथ अभी नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।